brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। वो कौन है जिसने दुबई का नाम नहीं सुना? दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में बसा है, मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर शहर है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा यहीं पर है। कुछ दिनों पहले दुबई भयावह बाढ़ के लिए चर्चा में था, अब एक खुलासे के लिए चर्चा में आया है। एक जांच में पता चला है दुनिया भर के तुर्रम खां दुबई में पैसा लगा रहे हैं प्रॉपर्टीज में। लिस्ट में नेता हैं, अभिनेता भी हैं, माफिया डॉन और ड्रग तस्कर भी, सफेद कमाई वाले भी हैं और काले धन के सरताज भी। तो आज हम जानेंगे दुबई फाइल्स में क्या निकला, फाइल में भारत पाकिस्तान से किसके नाम है और दुबई में प्रॉपर्टी में इतना निवेश क्यों हो रहा है। दुबई के बाद चलेंगे न्यू कैलेडोनिया, जहां फ्रांस के खिलाफ विद्रोह भड़क गया है, प्रोटेस्ट में 5 लोगों की मौत हो गई है। समझेंगे फ्रांस का एक प्रांत आज़ादी क्यों मांग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले बात करते हैं दुबई फाइल्स की। खोजी पत्रकारों की एक संस्था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में इसके 24 सेंटर्स हैं। स्थापना हुई थी 2007 में। ड्रू सुलिवन और पॉल राडोस के फाउंडर थे। OCCRP को जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स से पैसा मिलता है। स्थापना के बाद से इस संस्था ने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, संदिग्ध लेन देन और टैक्स चोरी से जुड़ी कई रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। सबसे चर्चित रिपोर्ट 2017 में आई थी, पनामा पेपर्स के नाम से। इसमें पता चला था जाने माने प्रख्यात और कुख्यात लोग टैक्स बचाने के लिए किस किस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। पनामा पेपर्स के लिए OCCRP को पुलित्जर प्राइज भी मिला था। OCCRP का दावा है उनकी रिपोर्ट्स के बाद दुनिया भर में 398 से ज़्यादा जांचें हुई हैं। लोगों पर 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगा है। 700 से ज़्यादा अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा या उन्हें उनके पदों से हटाया गया। 620 से ज़्यादा मुकदमे भी चलाए गए। OCCRP एक बार फिर से अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की वजह से चर्चा में है। अब की बार उन्होंने दुबई के रियल एस्टेट मार्केट का असली चेहरा उजागर किया है। जांच में पता चला है दुबई पूरी दुनिया के भ्रष्टाचारियों और कुख्यात अपराधियों का दूसरा घर बन गया है। ये डेटा दुबई लैंड डिपार्टमेंट और रियल एस्टेट कंपनियों से लीक हुआ, वहां से पहुंचा सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज के पास। ये अमेरिका की गैर लाभकारी संस्था है, इंटरनेशनल क्राइम और कॉन्फ्लिक्ट पर रिसर्च करती है। C4ADS ने डेटा को नॉर्वे की वित्तीय संस्था E24 और OCCRP से साझा किया। फिर OCCRP ने 75 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को इसमें शामिल किया। महीनों तक दस्तावेजों की जांच पड़ताल चली, डेटा को वेरीफाई किया गया। फिर 14 मई को रिपोर्ट रिलीज होनी शुरू हुई। इस प्रोजेक्ट को दुबई अनलॉक्ड का नाम दिया गया। जांच में क्या मिला? संगठित अपराध के आरोपी, भगोड़े, राजनीतिक हस्तियां, घोषित भ्रष्टाचारी और प्रतिबंधित व्यक्ति, ऐसे तकरीबन 200 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। रिपोर्ट में उन्हीं लोगों के नाम रिलीज किए गए हैं जो किसी अपराध के आरोपी या फिर दोषी हैं या प्रतिबंधों का सामना वो कर रहे हैं। लिस्ट में राजनीतिक हस्तियों और उनके सहयोगियों के नाम भी जाहिर किए गए हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है या जिन्होंने पब्लिक से जानकारी छिपा कर रखी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं? शुरुआत रूस से करते हैं। रुस्लान बेसारोव चेचेनिया के लीडर रमजान कादिरोव के करीबी हैं। उनको कादिरोव का पर्स कहा जाता है। कादिरोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे भरोसेमंद सिपहसालारों में गिने जाते हैं। बेसारोव की कुल 6 प्रॉपर्टीज दुबई में हैं। इनकी कीमत 700 करोड़ रुपए आंकी गई है। अलेक्जेंडर बोरुदाई रूस की संसद के निचले सदन ड्यूमा के सदस्य हैं। उन पर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगा रखा है। जब 2014 में यूक्रेन के दोनेश्क में अलगाववादियों ने आज़ादी की घोषणा की थी, तब बोरुदाई उसके प्रधानमंत्री बने थे। 2021 में वो वापस रूस लौट गए, वहाँ यूनाइटेड रशिया पार्टी के टिकट पर सांसद बने। बोरुदाई ने पब्लिक रिकॉर्ड्स में दुबई वाली प्रॉपर्टी को मेंशन नहीं किया है। रोमन लाबिकोव ड्यूमा के सदस्य हैं। उन्होंने भी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज नहीं कराया। उन पर अमेरिका, UK, EU और कनाडा ने प्रतिबंध लगा रखा है। अब बात कर लेते हैं यूरोप से कौन कौन है। डेनियल किनाहन पर यूरोप में कोकीन की तस्करी का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक उसने UAE में शरण ले रखी है। फ्रांसिस्को जियोदार्नो इटली का मांस का व्यापारी है। दुबई में उसके और उसकी बिजनेस पार्टनर के 5 अपार्टमेंट्स हैं। 2018 में पुलिस ने जियोदार्नो को गिरफ्तार किया था, तब उसके ऊपर टैक्स की चोरी का आरोप भी लगाया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी 27 कंपनियों, लग्जरी बंगलों और कारों को सीज किया था। उस समय दुबई वाली प्रॉपर्टी का राज बाहर नहीं आया था। जियोदार्नो अभी भी हिरासत में है। ट्रायल शुरू होने का इंतजार कर रहा है। टिबोर
टिबोर बोको चेक रिपब्लिक का वेंचर कैपिटलिस्ट है, एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। 2023 में अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उसकी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया था। आरोप लगाया था कि कंपनी का 40% लेन देन संदिग्ध लोगों के साथ है। मिरोस्लाव विबो स्लोवाकिया के उद्योगपति, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। स्लोवाक पुलिस अगस्त 2021 से उनकी तलाश कर रही है। दुबई में उनके पास 22 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है। पाकिस्तान से किस किस के नाम है? पाकिस्तानी अखबार डॉन और द न्यूज इंटरनेशनल को दुबई अनलॉक में साझेदार बनाया गया था। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में पाकिस्तानियों की लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों की 4 प्रॉपर्टीज हैं। लिस्ट में पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज के भी नाम हैं। इसके अलावा 10 से ज्यादा पूर्व मिलिट्री जनरलों और पुलिस के अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इन लोगों ने अपने बच्चों या रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टियां खरीद रखी हैं। भारत से किसके नाम है? नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में अरबों के फ्रॉड का आरोपी है। फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है, उसको भारत लाने की कोशिश की जा रही है। नीरव मोदी के नाम दुबई के गोल टावर में 3 संपत्तियां हैं। भारत से कुछ और भी नाम हैं जिन्होंने ध्यान खींचा, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग का सरगना जसमीत हकीमजादा और लाल चंदन की तस्करी करने वाला शाहुल हमीद दाऊद। और किन किन नामों पर बहस हो रही है? अब्दुल्ला खालिद, अफगान सरकार का पूर्व अधिकारी और युद्ध अपराध का आरोपी। रामी मखलूफ और इहाब, सीरिया के तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद के रिश्तेदार। सेबेस्टियन मार्सेट, उरुग्वे का माफिया, ड्रग्स की तस्करी का आरोप है। साउथ अमेरिका में उसकी तलाश हो रही है। जोसेफ जोहानस लेडिकर्स, यूरोपियन यूनियन का मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर है। दुबई कुख्यात लोगों का दूसरा घर क्यों बना? इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, दुबई यूएई का एक प्रांत है। यूएई ने बहुत कम देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की हुई है। कोई देश किसी अपराधी को सौंपने के लिए दबाव नहीं बना सकता, इसलिए भगोड़ों के लिए वो एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाता है। नंबर 2, सीक्रेसी। दुबई के फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है। नियम कायदे हल्के हैं और वहाँ आने वाले पैसे के सोर्सेज के बारे में बहुत कम पूछताछ होती है। इसने दुबई को संगठित अपराध समूहों, आतंकवादियों, निरंकुशों और कई अन्य लोगों के लिए स्वर्ग बना दिया है, जिन्होंने दुनिया भर में अपराध और भ्रष्टाचार से लाभ उठाया है। जब तक उनके पास नकदी है और वो यूएई सरकार को नाराज नहीं करते, तब तक उन पर कोई रोक टोक नहीं लगती। दुबई अनलॉक पर यूएई सरकार ने क्या कहा? नॉर्वे में यूएई के दूतावास ने कहा, हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की विश्वसनीयता को बचाने के लिए गंभीर है। वैश्विक अपराधियों को पकड़ने और अवैध धन को कंट्रोल करने के लिए हम इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस विषय को और विस्तार से समझने के लिए हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। उनसे पूछा, दुबई भ्रष्टाचारियों और कुख्यात लोगों की पसंदीदा रिहाइश क्यों बन गया? देखिए, दुबई मिडिल ईस्ट में है, दुबई कॉस्मोपॉलिटन है और दुबई की जो पूरी की पूरी कार्य प्रणाली है, जो सरकार है, वो एक किंगडम है। तो उसमें एक्सट्रेडिशन जिसको हम कहते हैं, एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है प्रत्यापन के। आप किसी क्रिमिनल को अगर वहां पर है तो दूसरे उसके होम टाउन में भेजना है। जैसे लंदन भी हम लेते हैं, अभी आज तक यहाँ हमारे विजय माल्या साहब नहीं आ पाए, नीरव मोदी साहब नहीं आ पाए, तो क्रिमिनल्स को एक सेफ हेवन नजर आता है। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ की सरकारें वहां पर शरणार्थियों को, या कोई भी असाइलम ले रहा है या वहाँ का इन्वेस्टर है, वहाँ की प्रॉपर्टी, तो उसको इतनी जल्दी उठा के बाहर नहीं भेज देती है। तो क्रिमिनल्स को लगता है कि ये हमारे लिए एक सेफ हेवन है। पहला रीजन तो यह। दूसरा, दुबई में प्रॉपर्टी लेना आसान बना दिया है वहाँ की सरकार ने। जैसे जैसे समय बीता है हमने देखा है। प्लस अब तो दुबई में प्रॉपर्टी लेने के साथ साथ आपको कुछ साल का रेजिडेंट परमिट भी मिल जाता है, तो ये भी खाली प्रॉपर्टी लेने से, तो ये भी एक कारण है। तो इन कुछ कारणों की वजह से बहुत सारे जो क्रिमिनल वृत्ति के लोग हैं या जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो दुबई को एक अपना सेफ घर मानते हैं। दुबई अनलॉक में हुए खुलासे का दुबई की इमेज पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, खुलासे का असर मुझे लग रहा है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी है उनके लिए तो चिंता की बात है ही है, पर मुझे लग रहा है उससे भी बड़ी चिंता की बात दुबई की सरकार की होनी चाहिए। दुबई के किंगडम की, दुबई के जो किंग हैं, जो वहाँ के दुबई के किंग हैं, आबू धाबी के किंग हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जिनको बोलते हैं, उनको मुझे लग रहा है ज्यादा चिंता होनी चाहिए। क्योंकि दुबई अपने टूरिज्म को लेके बहुत कॉन्शियस रहता है, बहुत कंसर्न रहता है। उसको बहुत चिंता रहती है कि हमारे देश की रेपुटेशन खराब ना हो। इसी कारण से कई दफे वहां से खबरें निकाली भी नहीं जाती हैं। कोई बुरी खबर हो तो उसको इतनी बढ़ चढ़ के नहीं बताया जाता, उसको छुपा लिया जाता है। तो मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ी चिंता उसकी बात है। दुबई में जहां तक प्रॉपर्टी खरीदने का बात है, अगर मैं औसतन कहूँ तो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट करीब करीब 7-8 लाख दिरहम का अच्छी लोकेलिटी में मिल जाता है। 7-8 लाख दिरहम हो गया, करीब करीब आप लगाइए कि 2 करोड़ से कम का। और अगर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में आप उसके आसपास अगर जगह लेना चाहें कि ठीक है आपको शायद 2 BHK 3 BHK मिल जाए,
पर दुबई में प्रॉपर्टी लेना एक अपने आप में स्टेटस सिंबल बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि दुबई सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो भी वहाँ प्रॉपर्टी लेने आ रहा है उसका एक, हम लोग अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं, ड्यू डिलिजेंस, उसका ड्यू डिलिजेंस जरूर करना चाहिए। केवल और केवल पैसा अगर किसी के पास है और वो पैसा फेंक के वहां पर प्रॉपर्टी ले रहा है, यही एक मापदंड नहीं होना चाहिए। उस आदमी का बैकग्राउंड देखना चाहिए, वो क्या बिजनेस करता है ये देखना चाहिए, वो किस तरीके की गतिविधियों में रहा ये बिजनेस चाहिए ये देखना चाहिए, उसके पूरे कागजात दस्तावेज लेने चाहिए। मुझे लग रहा है दुबई सरकार को ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनके देश की रेपुटेशन, क्योंकि दुबई बहुत डेवलप माना जाता है, दुबई बहुत प्रॉस्परस माना जाता है, दुबई बहुत टूरिज्म फ्रेंडली माना जाता है, तो मुझे लग रहा है ऐसे ही जगह की सरकारों को बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ेगा ऐसे लोग, क्योंकि अगर ऐसे लोगों का वो घर बन गया तो दुबई की रेपुटेशन बहुत जल्दी नीचे आ सकती है, जिससे दुबई का टूरिज्म, दुबई में इन्वेस्टमेंट्स, दुबई में बिजनेस बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। दुबई का चैप्टर यहीं तक। अब चलते हैं फ्रांस। आम समझ ये कहती है कि फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है। पश्चिम में इंग्लिश चैनल के पार ब्रिटेन है, ज़मीनी सीमा 8 देशों से लगती है, स्पेन, मोनाको, अंडोरा, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। लेकिन फ्रांस यहीं तक सीमित नहीं है, उसका एक हिस्सा लगभग 17,000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में भी है, ऑस्ट्रेलिया और फिजी के पास। इस इलाके को न्यू कैलेडोनिया कहते हैं। यहाँ बीते कई दिनों से दंगा भड़का हुआ है। दंगे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं, 200 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है। हिंसा के बीच फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल लगा दिया है। बवाल रोकने के लिए 1000 अतिरिक्त पुलिस वालों को भी भेज दिया गया है। लेकिन ये नौबत आई कैसे? विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। न्यू कैलेडोनिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में बसा है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी सीमा से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर। राजधानी का नाम नौमिया है। क्षेत्रफल लगभग 18,500 वर्ग किलोमीटर, माने लगभग भारत के नागालैंड राज्य के बराबर है। आबादी लगभग 3 लाख, इनमें से 41% लोग स्थानीय कनक जाति के हैं, 24% यूरोपीय मूल के लोग हैं। इनमें से ज़्यादातर फ्रेंच हैं। यहाँ 6 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें फ्रेंच, नेंगोन, पैसी प्रमुख है। इतिहास क्या है? इंसानी बसाहट के निशान 3500 बरस पहले के मिलते हैं, मगर बाहरी दुनिया की नज़र में 18वीं सदी में आया, जब ब्रिटिश खोजी जेम्स कुक ने 1774 में इसका नामकरण किया। कैलेडोनिया स्कॉटलैंड का लैटिन नाम है। 1840 में इस द्वीप पर यूरोप के व्यापारियों का आना जाना बढ़ा। वे स्थानीय लोगों को किडनैप करने लगे। उनका इस्तेमाल गन्ने के खेतों में मजदूरों के तौर पर किया गया। 1853 में फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया पर कब्जा कर लिया। उसने कहा कैलेडोनिया के किंग हम हुए। 1864 में वहां निकल धातु का बड़ा भंडार मिला। इसके बाद यहाँ कई खनन उद्योग शुरू हुए। उस समय न्यू कैलेडोनिया में खदान के अलावा कुछ नहीं था, बेतरतीब जमीन और भयानक जंगल, इसलिए फ्रांस ने उसको जेल बना दिया। अपने यहाँ के कैदियों को सजा काटने के लिए भेजने लगा। 1864 से 1897 के बीच फ्रांस ने 22,000 से ज्यादा कैदियों को न्यू कैलेडोनिया भेजा। फ्रांस ने अपना कुनबा बढ़ाने के लिए जमीन हथियानी शुरू की। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ी। 1878 में उन्होंने विद्रोह कर दिया, मगर उनको दबा दिया गया। पहले विद्रोह के कुछ साल बाद न्यू कैलेडोनिया में चेचक और खसरे की बीमारी फैली। ये बीमारी यूरोप से वहां पहुंची थी। स्थानीय लोग बेतरह इसके शिकार हुए। इसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। 1921 तक मूल निवासियों की संख्या 60,000 से घटकर 27,000 रह गई। 1946 में न्यू कैलेडोनिया को फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी का दर्जा मिला। स्थानीय लोगों को फ्रांस की नागरिकता और वोटिंग का अधिकार मिला, मगर फ्रांस से आज़ादी की चिंगारी सुलगती रही। 1984 में स्थानीय पार्टियों ने मिलकर कनक एंड सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाया। उनका मकसद था फ्रांस से आज़ादी हासिल करना। 1986 में जैक शिराक दूसरी बार फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। वो दक्षिणपंथी नेता थे। उन्होंने न्यू कैलेडोनिया की ज़मीन को कनक और फ्रेंच लोगों के बीच बांटने का फैसला किया। 2/3 ज़मीन फ्रांसीसियों और 1/3 से भी कम मूल निवासियों के हिस्से आई। स्थानीय लोग इससे नाराज हो गए। उन्होंने बंटवारे का विरोध किया। इसके बाद संघर्ष शुरू हुआ। 1988 में FLNKS के लड़ाकों ने 4 पुलिस वालों की हत्या कर दी और 27 को बंधक बनाकर एक गुफा में ले गए। फ्रांस ने सेना भेजकर उनको छुड़ा लिया, मगर इस लड़ाई में FLNKS के 22 लड़ाके मारे गए। 2 फ्रेंच सैनिकों की मौत भी हुई। इसके बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई। जून 1988 में न्यू कैलेडोनिया ने मेटिग्नॉन अकॉर्ड्स पर दस्तखत किए। इसके तहत सेल्फ डिटर्मिनेशन और 10 साल बाद स्वतंत्रता के प्रस्ताव पर वोटिंग पर सहमति बनी। इस समझौते का भारी विरोध हुआ। 1989 में FLNKS के मुखिया जीन मयेर जिबाऊ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा न्यू कैलेडोनिया का मूल निवासी था। उसका आरोप था कि जिबाऊ ने फ्रांस के सामने घुटने टेक दिए हैं। खैर, 1998 में एक और समझौता हुआ। इसको नौमिया अकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। इस पर 3 पक्षों ने साइन किए। फ्रांस के साथ बने रहने की समर्थक RPCR पार्टी और न्यू कैलेडोनिया की आज़ादी की मांग करने वाली FLNKS।
क्या था इस समझौते में? 3 मुख्य बातें थी। नंबर 1, पूर्ण आज़ादी के लिए 3 जनमत संग्रह करवाए जाएंगे। नंबर 2, फ्रांस स्थानीय लोगों को सत्ता 20 साल में धीरे धीरे सौंपेगा। नंबर 3, अगर राष्ट्रपति कोई ऐसा व्यक्ति बनता है जो न्यू कैलेडोनिया की आज़ादी के खिलाफ है तो उपराष्ट्रपति का पद उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो पूर्ण आज़ादी का समर्थक है। जनमत संग्रह कब कब हुए? 1 नवंबर 2018 में हुआ। इसमें 43% लोगों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला, 56% लोगों ने आज़ादी का विरोध किया। दूसरा जनमत संग्रह हुआ 2020 में। 46% लोगों ने प्रस्ताव के समर्थन में और 53% ने खिलाफ में वोट डाला। माने अभी भी ज्यादातर लोग फ्रांस का हिस्सा बने रहने के समर्थन में थे। फिर आया तीसरा जनमत संग्रह, ये 2021 में करवाया गया। इसमें 96% लोगों ने फ्रांस के साथ रहने का विकल्प चुना, लेकिन इसमें एक पेच था। 2021 में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। आज़ादी के समर्थक नेताओं का कहना था कि कोविड की वजह से कम वोटिंग होगी, इसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, मगर फ्रांस नहीं माना। इसलिए आज़ादी का समर्थन करने वाले खेमे ने जनमत संग्रह का बहिष्कार कर दिया। इसी वजह से 96% वोट फ्रांस के समर्थन में पड़े। आज़ादी की मांग करने वाली पार्टियां इसका विरोध करती हैं। वे कई बार फिर से जनमत संग्रह कराने की मांग भी कर चुके हैं, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई। ये तो हो गया इतिहास। अभी सरकार कौन चलाता है? न्यू कैलेडोनिया के पास अपना राष्ट्रपति है, उनको स्थानीय लोग चुनते हैं, मगर हेड ऑफ द स्टेट फ्रांस के राष्ट्रपति होते हैं। मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी, इमिग्रेशन, पुलिस और करेंसी जैसे विषय फ्रांस के पास है। फ्रांस की संसद में न्यू कैलेडोनिया को प्रतिनिधित्व मिला है। न्यू कैलेडोनिया के 2 सदस्य फ्रांस की संसद के निचले सदन में, जबकि 2 सदस्य ऊपरी सदन में होते हैं। न्यू कैलेडोनिया अभी क्यों चर्चा में है? दरअसल 14 मई को फ्रांस की संसद के निचले सदन ने न्यू कैलेडोनिया के प्रांतीय चुनावों में सुधार से जुड़ा एक बिल पास किया, जिसके तहत न्यू कैलेडोनिया में 10 साल से ज़्यादा समय तक रहे फ्रांसीसी लोगों को वोटिंग का अधिकार देने की घोषणा की गई। 1853 में कब्जे के बाद से फ्रांस ने लगातार फ्रेंच मूल के नागरिकों को न्यू कैलेडोनिया में बसाया, जिसके चलते मूल निवासियों की संख्या घटती गई। मौजूदा समय में उनकी संख्या 40% है। बाकी में फ्रेंच मूल के निवासी हैं या किसी दूसरे देश से आए हैं। हालिया प्रस्ताव के बाद फ्रेंच मूल के 40,000 और लोगों को वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। ये 40,000 लोग 1998 के नौमिया समझौते के बाद न्यू कैलेडोनिया पहुंचे हैं। अभी तक वे चुनाव या जनमत संग्रह में वोट नहीं डाल सकते थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नया नियम लागू होने के बाद स्थानीय लोग अल्पमत में हो जाएंगे। इससे उनकी आज़ादी की मांग खतरे में पड़ जाएगी। न्यू कैलेडोनिया में प्रोटेस्ट फरवरी से चल रहा है। फ्रांस की संसद में लाए गए बिल के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसी वजह से दंगा होने लगा। फ्रांस क्या कर रहा है? 15 मई को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने आपातकाल लगाने की घोषणा की। आपातकाल 12 दिनों के लिए लगाया गया है। हालात को काबू करने के लिए फ्रांस ने 1000 अतिरिक्त पुलिस वालों को न्यू कैलेडोनिया भेजा है। फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में टिकटॉक पर टेम्पररी बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है इसका इस्तेमाल हिंसा और गलत सूचना फैलाने में हो रहा था। आगे क्या हो सकता है? अभी बिल कानून नहीं बना है। अभी फ्रांस की संसद के जॉइंट सेशन में मंजूरी और राष्ट्रपति की मुहर बाकी है। जानकारों की माने तो उसमें देर नहीं है, मगर हिंसा की आशंका के बाद फ्रांस की सरकार सोचने के लिए ज़रूर मजबूर हुई है। अब एक ज़रूरी सवाल का जवाब जान लेते हैं। फ्रांस इस छोटे से द्वीप को छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? 3 वजहें हैं, एक एक कर इन्हें समझ लेते हैं। नंबर 1, न्यू कैलेडोनिया साउथ पैसिफिक में पड़ता है। इस इलाके में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। फ्रांस नहीं चाहता उसका न्यू कैलेडोनिया में प्रभाव बढ़े। नंबर 2, न्यू कैलेडोनिया में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। यहाँ कई धातुएं निकलती हैं। दुनिया के कुल निकल भंडार का 10% न्यू कैलेडोनिया में है। इसका इस्तेमाल वायर से लेकर रॉकेट इंजन बनाने तक में होता है। नंबर 3, साउथ पैसिफिक का इलाका ग्लोबल ट्रेड के लिए काफ़ी अहम है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में फ्रांस तेज़ी से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए भी वो न्यू कैलेडोनिया में पकड़ बनाकर रखना चाहता है। देश दुनिया की और भी दिलचस्प और ज़रूरी घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। शुक्रिया। शुभ रात्रि।